राधे राधे आप सभी को। देखो 156 क्लॉज 3 और 202 क्लॉज 1, 156 क्लॉज 3 और 202 क्लॉज 1 में जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की पावर है ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, दोनों डिफरेंट कैसे हैं जी? 156(3) में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से पहले इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, 156(3) में जो मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस लेने से पहले इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है, जबकि सेक्शन 202 क्लॉज 1 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। यानी अगर मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले लेता है देन ही कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 202 क्लॉज 1। और इसलिए कहा जाता है कि जो 156(3) है वो क्या है? प्री कॉग्निजेंस ऑर्डर है, और जो 202 क्लॉज 1 है वो क्या है? पोस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर। ऑलराइट, सेक्शन 156(3) की इंट्रोडक्टरी वीडियो याद है या नहीं? जब हमने डायग्रामेटिक वे से इस चीज को समझा था तब वहां बहुत अच्छे से इस चीज को कवर किया था कि 156(3) का चाहे जो भी ऑर्डर है, चाहे वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है, ये सब क्या है? ये सब प्री कॉग्निजेंस ऑर्डर है। मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से पहले इन्वेस्टिगेशन का फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे रहा है। याद आया? इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बहुत अच्छे से इस चीज को समझा था। The distinction between the investigation by the police officer under section 156(3) and under section 202(1) CRPC is that the former is at the pre-cognizance stage and the latter is at post-cognizance stage. 156(3) में पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन में और 202(1) में पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन में, दोनों इन्वेस्टिगेशन में क्या अंतर है कि 156(3) प्री कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन है जबकि 202(1) पोस्ट कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन है। The investigation under section 202 clause 1 CRPC is for the purpose of ascertaining the truth or falsehood of the complaint, for helping the magistrate to decide whether or not there is sufficient ground for him to proceed further against the accused by issuing process. Whereas the investigation made by the police under section 156(3) CRPC is for the purpose of enabling the magistrate to take cognizance of the offence. तो क्या कहा कि 202(1) में मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर इसलिए देता है ताकि वो ये असरटेन कर सके कि जो कंप्लेंट है वो झूठी है या सच्ची है, जिससे वो डिसाइड कर सके कि क्या एक्यूज के अगेंस्ट फर्दर प्रोसीड करने के, एक्यूज के अगेंस्ट प्रोसेस इश्यू करने के सफिशिएंट ग्राउंड्स बनते हैं या नहीं। जबकि 156(3) में पुलिस ऑफिसर किस लिए इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है? ताकि मजिस्ट्रेट ऑफेंस पर कॉग्निजेंस ले सके। क्लियर? वेरी गुड। अच्छा, अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद सेक्शन 156(3) में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है? दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्या मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद सेक्शन 156(3) में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है? क्या वो वापस से प्री कॉग्निजेंस स्टेट पर जाकर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है? बताइए। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक बार इसको। Once the magistrate has taken cognizance on complaint under section 190 clause 1 subclause A, then he has to proceed under chapter 15 and thereafter order of investigation can be passed only under section 202 clause 1 and not under section 156 clause 3. तो क्या कहा जी? एक बार यदि मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले लिया तो फिर उसे चैप्टर 15 के अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करना पड़ेगा। उसे 200 से 204 की प्रोसीडिंग ही रन करनी होंगी, और कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर केवल सेक्शन 202 क्लॉज 1 में पास किया जा सकता है, ना कि सेक्शन 156 क्लॉज 3 में। That means once the magistrate takes cognizance of the offence upon complaint, then it is not permissible under law that he can make reference under section 156 clause 3 to police officer for investigation. तो क्या कहा? इसका मतलब यदि एक बार मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले लिया तो अब वो सेक्शन 156(3) में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए मैटर को रेफर नहीं कर सकता। That is, after taking cognizance upon complaint,
कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट कैनॉट टर्न बैक एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। यानी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट पीछे नहीं मुड़ सकता और 156 क्लॉज 3 में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए ऑर्डर नहीं कर सकता। और ही कैनॉट गो बैक टू प्री कॉग्निजेंस स्टेज, या फिर कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो वापस प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर नहीं जा सकता। और he is not competent to revert back to the pre-cognizance stage and avail section 156 clause 3। वही बात है कि कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद वो प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर वापस जाके सेक्शन 156 क्लॉज 3 को अवेल नहीं कर सकता। वो सेक्शन 156 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर केवल और केवल 202 क्लॉज 1 में ही दे सकता है। ठीक है, 202 क्लॉज 1 स्पेसिफिकली यही डिक्लेयर करता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद सेक्शन 202 क्लॉज 1 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। जब हम आगे सेक्शन 202 पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट, तो देखो इसलिए बेहतर होगा कि मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने से पहले ही 156 3 में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दे, क्योंकि अगर उसने कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले ली देन ही कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ओनली अंडर सेक्शन 202 क्लॉज 1 एंड नॉट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। ओके, एंड दिस इज व्हाई वी से, हम ये बोलते हैं कि जो सेक्शन 202 है वो क्या है? पोस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर है। यानी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 202 क्लॉज 1 में ही इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट कॉग्निजेंस। पोस्ट मींस बाद में। ठीक है, जैसे एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। प्री मींस पहले, पोस्ट मींस बाद में। तो जैसे प्रीपेड सिम होती है, प्रीपेड सिम में आपको पहले ही रिचार्ज कराना पड़ता है, जबकि पोस्टपेड सिम में क्या होता है कि 2 महीने या 3 महीने का जैसा भी टाइम पीरियड है उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो सेक्शन 202 क्लॉज 1 क्या है? पोस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर है। कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट की इन्वेस्टिगेशन पावर से डील करता है। ओके, अब देखो जी, अब हम सेक्शन 156 क्लॉज 3 से रिलेटेड एक बहुत ही लैंडमार्क केस डिस्कस करेंगे। कौन सा केस है? विनुभाई हरिभाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही लैंडमार्क केस है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे समझना है इसको। ऑलराइट, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखो, टिल 2019 तक जो रूल था वो क्या था कि कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट कैन नॉट ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। कॉग्निजेंस लेने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज अप टू 2019 द रूल वाज कि सेक्शन 156 3 इज अ प्री कॉग्निजेंस ऑर्डर। तो इसका मतलब यदि एक बार मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले लेता था तो वो 156 3 में पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास नहीं कर सकता था। रीजन बीइंग बिकॉज सेक्शन 156 3 इज अ प्री कॉग्निजेंस ऑर्डर। 156 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर केवल कॉग्निजेंस लेने से पहले ही किया जा सकता था। This was the rule which was first held in the case of देवरपल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी। ये जो रूल था ये सबसे पहले किस केस में हेल्ड किया गया था? देवरपल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस वी नारायण रेड्डी 1976 सुप्रीम कोर्ट। एंड दिस वाज लेटर रिपीटेड इन वेरियस जजमेंट्स, जैसे कि भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस,
रीता नागपाल वर्सेस वेस्ट बंगाल एंड अदर्स 2009 सुप्रीम कोर्ट, अमृताबाई पटेल वर्सेस सुमन भाई पटेल एंड अदर्स 2017 सुप्रीम कोर्ट, रणधीर सिंह राणा वर्सेस स्टेट, और भी बहुत सारे कई जजमेंट्स में इस जजमेंट की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट किया। ठीक है, यहां तक क्लियर? वेरी गुड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि 2019 तक जो रूल था वो क्या था कि कॉग्निजेंस लेने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो 156(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास नहीं कर सकता। ये जो रूल था ये 1976 से कब तक चला आया? 2019 तक। ठीक है, अब देखो 2019 में विनू भाई के केस में जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो ये था कि क्या 156 क्लॉज 3 में पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद भी मजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है? क्या 156 क्लॉज 3 में पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद भी जो मजिस्ट्रेट है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है? Whether further investigation under section 156 clause 3 can be ordered after cognizance also. So this was the issue which was raised in Vinubhai Haribhai Malaviya versus State of Gujarat 2019 Supreme Court. तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में विनूभाई के केस में इस टाइम ऑनर्ड प्रिंसिपल को अपसेट करते हुए ये हेल्ड किया कि भैया आप 156(3) को नैरो इंटरप्रिटेशन मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि 156(3) में मजिस्ट्रेट जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ना केवल प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर बल्कि पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पर भी दे सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि सेक्शन 156(3) में मजिस्ट्रेट ना केवल कॉग्निजेंस लेने से पहले बल्कि कॉग्निजेंस लेने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, कोर्ट ने रूल किया 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट प्री कॉग्निजेंस एंड पोस्ट कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस लेने से पहले और कॉग्निजेंस लेने के बाद किसी भी स्टेज पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। तो ध्यान से सुनना, कोर्ट ने हेल्ड किया कि 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, अब सवाल यह उठा मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किस स्टेज तक पास कर सकता है? तो देखो विनू भाई के केस में ही यह हेल्ड किया ट्रायल के शुरू होने से पहले तक 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, until the trial commences judicial magistrate can pass order of further investigation after taking cognizance। यानी अगर एक बार केस का ट्रायल शुरू हो गया तो मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता। क्लियर? तो डेट मींस अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया पर अभी केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया प्लस केस का ट्रायल भी शुरू हो गया तो अब मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास नहीं कर सकता। ठीक है, सो इन नटशेल वी कैन से magistrate can order further investigation into an offense at post cognizance stage till framing of charges. Why? Because trial commences from framing of charges. Okay? तो एक बार देख लेते हैं इसको। विनूभाई हीराभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच जस्टिस RF नरीमन। लैंडमार्क केस है, रीसेंट केस है और इतने सालों से चले आ रहा है जो रूल था उस रूल को इस पर्टिकुलर केस ने ओवररूल कर दिया था। तो इसलिए इस केस के रिगार्डिंग मैंने सारी चीजें मेंशन करी है। विनूभाई हीराभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच का ये डिसीजन है और इस जजमेंट को किसने दिया था? जस्टिस RF नरीमन ने। ठीक है, तो अगर मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको भी इसी तरीके से
इस पूरे केस लॉ को डिस्क्राइब करके आना है। ओके, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड मजिस्ट्रेट हैज पावर टू ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस इवन एट पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज until the trial commences or till the initiation of trial. क्लियर? तो चलिए हम एक बार विनू भाई के जजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। क्या इश्यू इस केस में अराइज हुआ था और इस इश्यू को डिटरमाइन करते हुए कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी? तो चलिए रीड करते हैं इसको। Vinubhai case was mainly concerned with the question as to whether further investigation under section 156 clause 3 can be ordered after cognizance also. Vinubhai का जो केस है वो प्राइमरली किससे कंसर्न था कि क्या 156(3) में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। देखो 3 सिचुएशन हमने डिस्कस की थी, कौन कौन सी? दोबारा से देख लेते एक बार किन 3 सिचुएशन की हम यहां बात कर रहे हैं। तो पहली सिचुएशन क्या थी? सपोज करके चलिए आपके साथ कोई कॉग्निजेंस ऑफेंस कमिट हुआ और आप सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं, ठीक है? ऑफेंस कमिटेड और आप सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर आप उस ऑफेंस के रेस्पेक्ट में एफआईआर रिकॉर्ड करा देते हैं। अब जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के बाद वो 173 क्लॉज 2 में मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर देता है, ठीक है? एक सिचुएशन ये थी। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ कि जो मजिस्ट्रेट है वो इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है? ठीक है भाई, देखो हमने क्या पढ़ा था, इस पुलिस रिपोर्ट के सबमिट करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शंस है। कौन कौन से? या तो वो कॉग्निजेंस ले ले, या तो उस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले ले अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में, या फिर वो कॉग्निजेंस लेने से मना कर दे, वो इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने से मना कर दे, या फिर वो कॉग्निजेंस लेने से पहले 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर दे। ठीक है, यही 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो विनू भाई के केस में यह सवाल उठा कि इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद, ठीक है, इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है? ठीक है, तो पहली सिचुएशन तो ये थी। अब देख लें तो दूसरी सिचुएशन क्या थी कि आपके साथ कोई कॉग्निजेंस ऑफेंस कमिट हुआ और आप पुलिस स्टेशन ना जाकर सीधा मजिस्ट्रेट के पास उस ऑफेंस की कंप्लेंट लेकर पहुंच गए। आपके साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ और आप सीधा उस ऑफेंस के रेस्पेक्ट में मजिस्ट्रेट के आगे कंप्लेंट लेकर पहुंच गए। अब जो मजिस्ट्रेट है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जी? क्या पढ़ा था हमने कि या तो उस कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले ले, ठीक है, और कॉग्निजेंस लेने के बाद 200 से 204 की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दे, चैप्टर 15 की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दे। और यदि कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद उसे लगता है कि भैया केस में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो वो 202 क्लॉज 1 में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर दे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या था? या फिर जो मजिस्ट्रेट है वो आपकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने से मना कर दे, नो कॉग्निजेंस। और तीसरा ऑप्शन क्या था? या फिर वो आपकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने से पहले 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर दे। ठीक है, तो अगर मजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेंट पर 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर देता है तो क्या होगा? पुलिस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन विल बी डन, और उसके बाद 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट विल बी फाइल्ड। और अब इस पुलिस रिपोर्ट पर जो मजिस्ट्रेट है वो ये डिसाइड करेगा कि क्या उसे इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है ना? और अगर मजिस्ट्रेट इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेगा तो कहां लेगा? अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, तो अब सवाल यह उठा कि क्या मजिस्ट्रेट
इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद, इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद, यानी इस स्टेज के बाद सेक्शन 156(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन ये थी जी। और तीसरी सिचुएशन क्या थी कि सपोज करके चलिए आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ। ठीक है, अब ना तो आप उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में एफआईआर लॉन्च कराने पुलिस स्टेशन गए और ना ही आपने उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में मजिस्ट्रेट के आगे कंप्लेंट फाइल की, बट समहाउ मजिस्ट्रेट गॉट टू नो अबाउट सच ऑफेंस either through newspaper or through media. Somehow he got the information regarding the commission of cognizable offense. अब मजिस्ट्रेट ने क्या किया, अब मजिस्ट्रेट ने इंफॉर्मेशन पर ही कॉग्निजेंस ले ली। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। कौन कौन से? या तो वो इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस ले ले 191 क्लॉज सी में, या फिर वो इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस लेने से मना कर दे, या फिर वो इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस लेने से पहले 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर दे। और यदि मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करता है तो क्या होगा? पुलिस इन्वेस्टिगेशन विल बी डन, देन पुलिस रिपोर्ट विल बी फाइल्ड, एंड नाउ मजिस्ट्रेट हैज टू डिसाइड whether he has to take cognizance under section 190 clause 1 subclause B police report upon police report or no cognizance। ठीक है, तो विनू भाई के केस में सवाल यह उठा कि क्या मजिस्ट्रेट इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद, इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद, इस स्टेज के बाद सेक्शन 156(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये विनू भाई के केस में अराइज हुआ कि क्या मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद 156(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है? So this was the issue which was raised in विनू भाई केस। तो देखो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजमेंट ने इस इश्यू को पॉजिटिवली डिटरमाइन करते हुए ये रीजन दिए, ऑन दिस इश्यू द कोर्ट हेल्ड क्लियरली इन द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मींस इन पॉजिटिव, कि यस जो मजिस्ट्रेट है वो 156 क्लॉज 3 में कॉग्निजेंस लेने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है बाय गिविंग 3 पॉइंट्स ऑफ रीजनिंग। 3 रीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू को पॉजिटिवली डिटरमाइन किया। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इन तीनों रीजंस को डिस्कस करने से पहले एक बार थोड़ा सा बेस बना के चलते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीजों को फ्लो में लेके आते हैं। पहले कंप्लेंट केसेस में और पुलिस रिपोर्ट केसेस में क्या हुआ करता था, इन दोनों के प्रोस कॉन्स क्या थे, एक बार इन सबको लेकर ओवरव्यू ले लेते हैं। चलिए एक बार कंप्लेंट केस को डील करते हैं। सपोज करके चलिए कि आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ और आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास उस ऑफेंस की कंप्लेंट लेकर गए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जी मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली। तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जी मजिस्ट्रेट के पास, बताइए जल्दी से। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है जी, he can take cognizance on complaint under section 190 clause 1 subclause B। या तो वो सीधा कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले ले। ठीक है, कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 सबक्लॉज ए। तो अगर वो कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेता है देन कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स ऑफ चैप्टर 15 विल बिगिन। ठीक है, दैट इज सेक्शन 200 से 204 की जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट हो जाएंगी। कब? अगर मजिस्ट्रेट सेक्शन 191A में यानी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेता है। एंड आफ्टर सच कॉग्निजेंस ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी पास्ड ओनली अंडर सेक्शन 202 क्लॉज 1 एंड नॉट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। ठीक है,
वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आफ्टर सच कॉग्निजेंस मींस आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट, ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी पास्ड ओनली अंडर सेक्शन 202 क्लॉज 1। कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है वो केवल सेक्शन 202 क्लॉज 1 में पास किया जा सकता है, ना कि सेक्शन 156 क्लॉज 3 में। ठीक है। और अभी ये जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है ये पोस्ट कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है, ना कि प्री कॉग्निजेंस। ठीक है। कौन सा ऑर्डर है? पोस्ट कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर। कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर रहा है। कहां पर? सेक्शन 202 क्लॉज 1 में। तो याद रखना, सेक्शन 202 क्लॉज 1 इज अ पोस्ट कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर। ठीक है। बाकी जब हम आगे सेक्शन 202 डिस्कस करेंगे तब ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके। तो प्लीज आप इसको लिख लेना, आफ्टर सच कॉग्निजेंस ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी पास्ड ओनली अंडर सेक्शन 202 क्लॉज 1 एंड नॉट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। क्यों? क्योंकि अब कंप्लेन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है। ऑलराइट। अब देखो, कंप्लेन केस में कॉग्निजेंस लेने के बाद 200 से 204 की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक। अब देखो, अब हम देखेंगे कि सेक्शन 202 की प्रोसीडिंग कब इफेक्ट में आती है। तो देखो, 202 की बारी कब आती है? जब कोर्ट को ये डाउट होता है कि उसे एक्यूज के अगेंस्ट प्रोसेस इशू करना चाहिए या नहीं। यानी बेसिकली जब कोर्ट स्पेसिफिक नहीं हो पाता इस चीज पर कि उसे एक्यूज के अगेंस्ट प्रोसीडिंग इशू करना चाहिए या नहीं। सो आफ्टर एग्जामिनिंग कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 200, कोर्ट इज नॉट सर्टेन वेदर ही हैज टू प्रोसीड अगेंस्ट एक्यूज और नॉट। सो वो क्या करेगा? ही विल ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202। ठीक है। सो कॉग्निजेंस लेने के बाद बट इश्यू ऑफ प्रोसेस करने से पहले, कंप्लेंट प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, कॉग्निजेंस लेने के बाद बट इश्यू ऑफ प्रोसेस करने से पहले कोर्ट सेक्शन 202 की हेल्प लेकर डाउट रिमूव कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर डाउट के बावजूद कोर्ट ने आर्बिट्रेरली एक्यूज के अगेंस्ट प्रोसेस इशू कर दिया, दैट मींस एक्यूज के अगेंस्ट समन ने वारंट इशू कर दिया, तो जो एक्यूज की रेपुटेशन है वो इंपेयर हो सकती है। एक्यूज की जो रेपुटेशन है वो इंजर हो सकती है, एंड विच इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। है ना? ध्यान से सुनिए, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। भाई मान लो कंप्लेंट केस में कॉग्निजेंस लेने के बाद सेक्शन 200 में कंप्लेनेंट को एग्जामाइन करने के बाद मजिस्ट्रेट को एक्यूज के गिल्ट को लेकर या एक्यूज इस ऑफेंस में इन्वॉल्व है या नहीं, इस चीज को लेकर डाउट अराइज हुआ, है ना? अब मान के चलिए मजिस्ट्रेट ने इस डाउट को रिमूव किए बगैर एक्यूज के अगेंस्ट आर्बिट्रेरली प्रोसेस इशू कर दिया। लेटर एट द फर्दर स्टेजेस ऑफ ट्रायल मजिस्ट्रेट गॉट टू नो कि जो एक्यूज है वो तो इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं था, तब एक्यूज की तो रेपुटेशन इंपेयर हो गई, है ना भाई? जब कोर्ट डाउट के बावजूद आर्बिट्ररी मैनर में किसी पर्सन के अगेंस्ट सम्मन या वारंट इशू कर देगा, तो भैया उसकी सोसाइटी में जो इमेज थी, उसकी सोसाइटी में जो रेपुटेशन थी, वो तो हार्म हो गई। दैट मींस उसका जो आर्टिकल 21 का राइट था वो वायलेट हो गया। तो इसलिए अगर कोर्ट को 200 में कंप्लेनेंट को एग्जामाइन करने के बाद एक्यूज के इन्वॉल्वमेंट को लेकर कोई डाउट अराइज होता है, तो कोर्ट 202 की सहायता लेकर इस डाउट को रिमूव कर सकती है। क्लियर? तो देखो, कहने का मतलब यहां यह है कि कंप्लेंट केस में कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को एक्यूज के इन्वॉल्वमेंट को लेकर या एक्यूज को गिल्ट को लेकर कोई डाउट अराइज होता था, तो वो एक्यूज के अगेंस्ट प्रोसेस इशू करने से पहले 202 की हेल्प लेकर मैटर को इन्वेस्टिगेट या इंक्वायर करवा सकती है। यानी बेसिकली कॉग्निजेंस लेने के बावजूद अपने इस डाउट को रिमूव कर सकता है। कहां पर? अंडर सेक्शन 202 में। एंड दिस इज वाई जो सेक्शन 202 है उसे क्या कहा जाता है? पोस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर। यानी कॉग्निजेंस लेने के बाद भी मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी। कंप्लेंट प्रोसीडिंग पर कॉग्निजेंस लेने के बाद भी मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर। ठीक है? तो देखो, कंप्लेंट केसेस में जो मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस लेने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करके अपने डाउट को रिमूव कर सकता है। बट दिस वॉज नॉट सो इन द पुलिस रिपोर्ट केसेस। यानी अगर मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद एक्यूज की इन्वॉल्वमेंट को लेकर कोई डाउट अराइज होता था, तो फिर वो ऐसे केसेस में इस डाउट को रिमूव करने के लिए
सेक्शन 156(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं कर पाती थी। क्यों? बिकॉज सेक्शन 156(3) क्या था? वो प्री कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर था। सेक्शन 156(3) में जो मजिस्ट्रेट है वो केवल कॉग्निजेंस लेने से पहले ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता था। तो पुलिस रिपोर्ट के केसेस में मजिस्ट्रेट को सीधा और सीधा एक्यूज के अगेंस्ट सम्मन या वारंट इश्यू करने पड़ते थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये पुलिस रिपोर्ट के केसेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। मजिस्ट्रेट को डाउट के बावजूद कि जो एक्यूज है वो ऑफेंस में इन्वॉल्व है या नहीं है, इस डाउट के बावजूद एक्यूज के अगेंस्ट सम्मन या वारंट इश्यू करने पड़ रहे हैं। और अगर लेटर स्टेज पर यह पता लगता है कि भैया वो तो इस केस में इन्वॉल्व नहीं था, तो भैया उसका तो आर्टिकल 21 वायलेट हो गया है ना भाई। उसकी जो रेपुटेशन है वो तो हार्म हो गई। कनेक्ट कर पा रहे हो? कुछ समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, दोबारा समझते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें पुलिस रिपोर्ट के केसेस की, जब पुलिस ऑफिसर 173 क्लॉज 2 में मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है, तो मजिस्ट्रेट क्या डिसाइड करता है? वेदर टू टेक कॉग्निजेंस और नॉट टू टेक कॉग्निजेंस, है ना। तो देखो, अब तक पुलिस रिपोर्ट में क्या रूल था कि जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं कर सकता था, है ना। अर्लियर बिफोर दिस जजमेंट, यानी अर्लियर बिफोर द जजमेंट ऑफ विनू भाई, द रूल वाज कि पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। कोर्ट कैन ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ओनली बिफोर कॉग्निजेंस। तो इसका मतलब, अगर कोर्ट पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले लेती है तो फिर वो डाउट के केसेस में एक्यूज के अगेंस्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास नहीं कर सकती थी और उसे एक्यूज के अगेंस्ट प्रोसेस इश्यू करना ही होता था, यानी उसके अगेंस्ट समन या वारंट इश्यू करना ही होता था। That means if the court decides to take cognizance on police report, he has to issue process against the accused. He has to call the accused to join the proceeding before the court. तो कहने का मतलब ये है, इस पर्टिकुलर स्टेज पे जब मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले लेता है, या कॉग्निजेंस लेने की स्टेज पर, मान के चलिए इस स्टेज पर मजिस्ट्रेट को यह डाउट हुआ कि उसे एक्यूज के अगेंस्ट प्रोसेस इश्यू करना चाहिए या नहीं, तो वो इस पर्टिकुलर डाउट को रिमूव करने के लिए 156(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं कर सकता था। कोर्ट को इश्यू प्रोसेस करना ही पड़ता था, उसे एक्यूज को कॉल करना ही पड़ता था टू जॉइन द प्रोसीडिंग बिफोर हिम। दैट मींस इन केसेस ऑफ डाउट आफ्टर कॉग्निजेंस, कोर्ट कैनॉट ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्डर टू रिमूव इट इन पुलिस रिपोर्ट केसेस, like it can remove so by ordering investigation in complaint cases under section 202 clause 1. ठीक है? Why? Because 156(3) is a pre-cognizance order, whereas 202 is a post-cognizance order. तो ये क्या कर रहा था बेसिकली? तो ये जो चीज है, ये एक्यूज की रेपुटेशन को इफेक्ट कर रहा था अगर एक्यूज ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया था, है ना। मान के चलिए एक्यूज ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, लेकिन चूंकि मजिस्ट्रेट पीआर पर कॉग्निजेंस लेने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं कर सकता, तो उसे एक्यूज को ज्वाइन करने के लिए कोर्ट में बुलाना पड़ेगा, उसे एक्यूज को सम्मन या वारंट इश्यू करना पड़ेगा। अब सम्मन या वारंट इश्यू करने के बाद कोर्ट को लगा कि भैया एक्यूज तो इन्वॉल्व ही नहीं था, तो अब जो एक्यूज की रेपुटेशन थी वो तो इंपेयर हो गई भाई, ठीक है, यानी आर्टिकल 21 तो वायलेट हो गया भाई। अगर कोर्ट किसी पर्सन के अगेंस्ट सम्मन या वारंट इश्यू कर देगी तो सोसाइटी के माइंड में तो यही चीज जाएगी ना कि भाई जरूर इसने कोई ऑफेंस किया है ना। और ऊपर से अगर आप मान लो कि वो किसी सेलिब्रिटी का केस है, तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, मीडिया ट्रायल उसका चलने लग जाएगा। कोर्ट का ट्रायल तो छोड़िए, मीडिया ट्रायल चलने लग जाएगा उसका, और जो मीडिया है वो पूरी तरीके से डिक्लेयर कर देगा कि हाँ भैया इसी ने ऑफेंस किया है। पब्लिक के माइंडसेट में ये बहुत अच्छे से फ्रेम कर देगा कि भैया जो ऑफेंस है वो इसी एक्यूज ने किया है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स गोज इन इंडिया। तो बेसिकली पुलिस रिपोर्ट के केसेस में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद अपने इस डाउट को रिमूव नहीं कर सकता था, ठीक है। यानी कंप्लेंट केसेस में प्रोसीजर क्या है कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद सीधा इश्यू प्रोसेस नहीं करता, बल्कि पहले 200 की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा। पहले 200 में कंप्लेनेंट को, उसके विटनेसेस को एग्जामाइन करेगा। फिर इसके बाद भी यदि मजिस्ट्रेट के मन में कोई डाउट अराइज होता है, उसे लगता है कि भैया एक्यूज इन्वॉल्व है या नहीं है, कंप्लेनेंट फर्जी है या नहीं है, इसके बाद भी यदि मजिस्ट्रेट के मन में कोई डाउट अराइज होता है तो वो 202 की प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है।
यानी कॉग्निजेंस लेने के बाद यदि मजिस्ट्रेट के मन में कोई डाउट अराइज होता है तो वो 202 की प्रोसीडिंग के तहत इन्वेस्टिगेशन का या इंक्वायरी का ऑर्डर देके इस डाउट को रिमूव कर सकता है। बट दिस इज नॉट सो इन द पुलिस रिपोर्ट केसेस। पुलिस रिपोर्ट के केसेस में कॉग्निजेंस लेने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं कर सकता, वो अपने डाउट को रिमूव नहीं कर सकता। पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट को एक्यूज को समन या वारंट इशू करना ही होता था, वो अपने डाउट को रिमूव करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं पास कर सकता था। तो बेसिकली अगर हम कंप्लेंट केसेस को पुलिस रिपोर्ट के केसेस से कंपेयर करें तो ये पुलिस रिपोर्ट के केसेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है भाई, लेकिन तो है ही है कि मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं कर सकता। अगर मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने की स्टेज पर या कॉग्निजेंस लेने के स्टेज के बाद एक्यूज की इन्वॉल्वमेंट को लेकर डाउट होता है तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं कर सकता, उसे एक्यूज के अगेंस्ट समन या वारंट इशू करना ही होगा। और बाद में उसे ये पता लगता है कि भैया एक्यूज तो केस में इन्वॉल्व नहीं था, तो एक्यूज की जो रेपुटेशन है वो हार्म हो गई, आर्टिकल 21 जो है वायलेट हो गया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने हेल्ड किया कि भैया फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर है वो बिफोर कॉग्निजेंस और आफ्टर कॉग्निजेंस भी दिया जा सकता है। यानी पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है। सो थ्रू दिस लैंडमार्क जजमेंट ओनली सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट 156(3) is both pre-cognizance and post-cognizance order. Further investigation under section 156 clause 3 can be ordered before cognizance and after cognizance also, but before initiation of trial. Okay. अब चलिए अब इन तीनों रीजंस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो पहली रीजन क्या दी है सुप्रीम कोर्ट ने जी? द वर्ड सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव, द वर्ड्स सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव यूज्ड इन सेक्शन 156 क्लॉज 3 clearly have reference to section 156 clause 8 and the word investigation has to draw its meaning from section 2 clause h. यानी 156 क्लॉज 3 में जो वर्ड्स सच एंड इन्वेस्टिगेशन एज अबव यूज किए गए हैं ना, ये किसको रेफर कर रहे हैं? 156(1) को, यानी 156(1) वाली इन्वेस्टिगेशन को जो पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर कर सकता है ना? यही पढ़ा था हमने कि सेक्शन 156(1) में पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और ये जो वर्ड इन्वेस्टिगेशन है इसे कहां डिफाइन किया गया है? यानी ये जो वर्ड इन्वेस्टिगेशन है ये अपना मीनिंग कहां से ड्राइव कर रहा है? डेफिनेशन क्लॉज से, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज से, यानी सेक्शन 2 क्लॉज एच से। सेक्शन 2 क्लॉज एच में इन्वेस्टिगेशन को कैसे डिफाइन किया गया है? इन सेक्शन 2H द वर्ड्स ऑल प्रोसीडिंग्स फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस आर यूज्ड। एक बार आप अपने बेरक में सेक्शन 2 का क्लॉज H निकालिए। निकाल लिया? तो पढ़िए एक बार सेक्शन 2 का क्लॉज H पढ़िए एक बार। इन्वेस्टिगेशन को यहां कैसे डिफाइन किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन वो सारी प्रोसीडिंग्स इंक्लूड करता है जो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज किया गया है कंडक्ट करता है ना? तो देखो, here the word all refers to not only initial investigation, rather also the subsequent investigation after the filing of the police report, which can be called further investigation. तो इन्होंने बताया यहां जो वर्ड all दिया हुआ है ना कि all proceedings for the collection of evidences, ये जो वर्ड all है, ये जो एक्सप्रेशन all है, ये ना केवल इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को रेफर कर रहा है जो पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने से पहले कंडक्ट करता है, बल्कि पुलिस ऑफिसर की सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन को भी रेफर कर रहा है जो कि पुलिस ऑफिसर 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद कंडक्ट करता है, जिसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता है। Thus, the word investigation in section 156 clause 3 involves further investigation also. इसलिए जो वर्ड इन्वेस्टिगेशन 156 क्लॉज 3 में यूज किया गया है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन को भी इंक्लूड करता है। ठीक है?
द वर्ड ऑल इन सेक्शन 2 क्लॉज H इंक्लूड्स द इन्वेस्टिगेशन आफ्टर और बिफोर द पुलिस रिपोर्ट। तो ये जो वर्ड ऑल है ना, जो सेक्शन 2 क्लॉज H में दिया हुआ है, ये 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने से पहले की इन्वेस्टिगेशन, इस और की जगह आप एंड कर लेना, ठीक है। और 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद की इन्वेस्टिगेशन, वर्ड ऑल दोनों इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड करता है। तो वर्ड ऑल मींस, वर्ड ऑल अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H मींस पोस्ट कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन प्लस प्री कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने से पहले की इन्वेस्टिगेशन और पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने की बाद की भी इन्वेस्टिगेशन, दोनों तरह की इन्वेस्टिगेशन को वर्ड ऑल इंक्लूड करता है। Therefore, in section 156 clause 3, it is implicit that further investigation can also be ordered after the filing of police report, either before cognizance or after cognizance. This is in accordance with the requirements of fair trial and interest of justice as well. तो इसलिए सेक्शन 156(3) में इंप्लाइड है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद भी ऑर्डर की जा सकती है, ईदर बिफोर कॉग्निजेंस, दैट इज बिफोर सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट, और आफ्टर कॉग्निजेंस, दैट इज आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट। क्लियर? तो पहली रीजनिंग आपको क्लियर हुई कि सेक्शन 2 क्लॉज H में इन्वेस्टिगेशन डिफाइन करते समय जो वर्ड ऑल यूज किया गया है ना, ये दोनों तरह की इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड करता है, दैट इज पोस्ट कॉग्निजेंस प्लस प्री कॉग्निजेंस। तो इसलिए जो मजिस्ट्रेट है वो 156 क्लॉज 3 में पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। क्लियर? वेरी गुड। अब सेकंड रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के सपोर्ट में दूसरा रीजन क्या दिया? तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्पलेटेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स फेयर ट्रायल, एंड फेयर ट्रायल इंक्लूड्स फेयर, ट्रांसपेरेंट, जुडिशियस एंड कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। And therefore, if it is found that to complete the investigation, further investigation is needed or necessary, then such further investigation order can be passed by the magistrate before cognizance and in the same spirit after cognizance also. तो क्या कहा जी कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को जो आर्टिकल 21 है ना, वो किससे डील करता है? वो फेयर ट्रायल से डील करता है। आर्टिकल 21 फेयर ट्रायल की बात करता है, और फेयर ट्रायल क्या इंक्लूड करता है? फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, मान के चलिए पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि भैया अभी भी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का स्कोप बाकी है, अभी केस में कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं हुई है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस लेने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ठीक वैसे ही कर सकता है जैसे कॉग्निजेंस लेने से पहले वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। यानी जैसे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से पहले फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक वैसे ही मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। क्लियर? Unless all the evidences available in the case are collected and presented before the court, real justice cannot be said to have been done. जब तक केस में अवेलेबल सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके मजिस्ट्रेट के आगे फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि केस में रियल जस्टिस प्रोवाइड किया जा चुका है। यानी अगर पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस में अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का स्कोप बाकी है या केस में अभी और एविडेंसेस कलेक्ट करने के चांसेस हैं, then he should order further investigation irrespective of the fact कि वो जो ऑर्डर है वो पोस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर है। क्यों? Because until and unless all materials are placed on record, real justice cannot be seems to be done. And also, if there is any doubt in the mind of the judge with respect to the inducement of accused in the alleged crime, यानी अगर जज साहब के मन में कोई डाउट है कि क्या एक्यूज ने वो alleged offense commit किया है नहीं, then court must use its power and should order further investigation even after taking cognizance. Where non-interference of the court would ultimately result in failure of justice, the court must interfere. तो देखो इस जजमेंट में कितना प्यारा सेंटेंस इन्होंने फ्रेम किया है। क्या कहा इन्होंने कि अगर कोर्ट के इंटरफेरेंस ना करने से जस्टिस फेल हो रहा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में
कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए, ठीक है। वे आर नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट के इंटरफेरेंस ना करने से जस्टिस फेल हो रहा है तो जो कोर्ट है उसे इंटरफेयर जरूर करना चाहिए। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज प्रोसीजर डज नॉट कंट्रोल जस्टिस, रेदर इट सर्व जस्टिस। दैट इज, प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इज मिस्ट्रेस, एंड ट्रूथ इन द केस इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन द प्रोसीजर। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोसीजर है वो जस्टिस को कंट्रोल नहीं करता। भैया प्रोसीजर तो बना ही जस्टिस देने के लिए, है ना, तो प्रोसीजर जस्टिस को कंट्रोल कैसे कर लेगा? तो इसलिए उन्होंने बताया कि जो प्रोसीजर है वो जस्टिस को गवर्न नहीं करता बल्कि जस्टिस को सर्व करता है, जस्टिस को प्रोवाइड करता है। दैट इज, प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस। और केस में प्रोसीजर से ज्यादा सच इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए, अब आप लोग मुझे इस लाइन का कमेंट करके मतलब बताइए, प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या मतलब है? चलिए आप लोग खुद से रिसर्च करके इस लाइन का मतलब बताइए। देखते हैं जो आपका जुडिशियल माइंड है वो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को क्या मीनिंग देता है। चलिए बताइए फटाफट, मैं इंतजार कर रहा हूं। फिर आगे उन्होंने क्या कहा? If after filing the charge sheet, magistrate suo motu believes that there is a possibility of collecting more evidences to further the ends of justice, then he should have power to order further investigation to the police officer. यानी अगर चालान फाइल करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि जस्टिस को प्रमोट करने के लिए और एविडेंसेस कलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है, केस में भी और एविडेंसेस कलेक्ट किए जा सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट के पास पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने की पावर होनी चाहिए, irrespective of the fact whether the magistrate believes so before cognizance or after cognizance. If this is not allowed, then it would be a case of incomplete investigation and hence trial will also not be considered to be fair trial. और अगर इसे अलाउ नहीं किया गया तो ये इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन का केस माना जाएगा और ट्रायल को भी फेयर ट्रायल कंसिडर नहीं किया जाएगा। The procedure law cannot be read rigidly because such a rigid reading would defeat the ends of justice. तो इसलिए प्रोसीजर लॉ को हम बहुत ज्यादा रिजिडली रीड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दैट विल डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। द कोर्ट देयरफॉर फाइनली हेल्ड दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑर्डर्ड even after taking the cognizance by the judicial magistrate until the trial has commenced. Therefore, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? Further investigation can be ordered even after taking the cognizance by the judicial magistrate until the trial has commenced. Okay? तो सेकंड रीजनिंग का क्रक्स का निकल के आया जी कि जो आर्टिकल 21 है वो किसकी बात करता है? फेयर ट्रायल की बात करता है। और फेयर ट्रायल किस पे डिपेंडेंट है? फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। और इसलिए अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, या अगर उसे लगता है कि केस में और एविडेंसेस मिलने के पूरे चांसेस है, तो ऐसे केसेस में जो मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निज लेने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। क्लियर? अब हम चलते हैं जी थर्ड रीजनिंग की तरफ। तो थर्ड रीजनिंग क्या थी जी? इन सागरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 सुप्रीम कोर्ट बाय ऑनरेबल मार्कंडेय काटजू जस्टिस टू जज बेंच हेल्ड, क्या हेल्ड किया था जी? दैट द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 डज हैव इंप्लाइड और एंसिलरी पावर्स। सागरी वासु के केस में ऑनरेबल मार्कंडेय जस्टिस ने क्या हेल्ड किया था कि 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट के पास एंसिलरी और इंप्लाइड पावर्स है। The magistrate does have ancillary powers to pass an order of investigation, to pass an order of proper investigation, to pass an order of further investigation. 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास एंसिलरी पावर्स है कि वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है ना? यही पढ़ा था हमने कि अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने से मना कर देता है तो मजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभी केस में प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं हुई तो वो सेम सेक्शन में यानी 156 क्लॉज 3 में पुलिस ऑफिसर को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है? Therefore, on the basis of Sakri Vasu, it was held that as a part of implied and ancillary powers under section 156 clause 3, the magistrate has the power to order further investigation also, be it after the police report, before cognizance or after cognizance.
तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ साकरी वासु जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ऑन अकाउंट ऑफ एंसिलरी और इंप्लाइड पावर्स अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 मजिस्ट्रेट के पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करने की पावर है, फिर चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने से पहले हो या फिर पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद हो। Thus, the magistrate therefore can pass the order for the investigation under section 156 clause 3 even after taking cognizance. All right? तो आई गेस विनू भाई का केस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस लैंडमार्क केस के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 रीजनिंग दी है उनका भी आपको रफ आइडिया मिल गया होगा। हालांकि मैं समझता हूं कि एक बारी में इन सारी चीज़ों को ग्रेस्प करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप सोच रहे हो कि एक ही बारी में सारी चीज़ें आपके माइंड में इनकलकेट हो जाए, इंसर्ट हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दीजिए। इस लेक्चर को सुनने के बाद खुद से नोट्स बना के उनको रेफर करिए, बार बार उनकी रीडिंग करिए। 1-2 बार जब आप इस टॉपिक की रीडिंग दे लोगे तो सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत अच्छे सेट बैठ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ पैनिक मत करना, पेशेंस रखिए। चीज़ें टाइम लेती है और वैसे भी ये सीआरपीसी है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस दीजिए। एक बार यदि आपने खुद से रिवाइज कर लिया ना इन टॉपिक्स को, तो उसके बाद आप इन टॉपिक्स के साथ खेलने लगेंगे। ऑनेस्टली बता रहा हूं, फिर तो आप इन टॉपिक्स के साथ बच्चों की तरह खेलोगे। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, वैसे ही आप इन टॉपिक्स के साथ खेलोगे। बस शर्त यह है कि आप इन टॉपिक्स को एक बार खुद से रिवाइज करिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे सेट हो जाएंगी। ऑलराइट, अब हालांकि देखो, चूंकि ये 3 जज बेंच का ही जजमेंट है, तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग बहुत जल्दी फ्यूचर में इस इश्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच बैठेगी और इस इश्यू को फाइनली सेटल डाउन किया जाएगा। अब वो देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच किस जजमेंट को ओवररूल करती है, विनूभाई के जजमेंट को या फिर देवरपल्ली के जजमेंट को। और अगर विनूभाई के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया गया तो फिर वापस से 156(3) का जो रूल है, क्या कि जो 156(3) है वो प्री कॉग्निजेंस ऑर्डर है, वही रूल इफेक्ट में आ जाएगा। और अगर विनूभाई के जजमेंट को ही कंफर्म कर दिया गया तो फिर सेक्शन 156 क्लॉज 3 इज बोथ प्री कॉग्निजेंस एंड पोस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर एंड दिस विल बिकम द एब्सोल्यूट रूल। तो देखो भैया, ये तो वक्त ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट किस जजमेंट को फेवर कर रही है। बाय द वे, आप किस जजमेंट को फेवर कर रहे हो भाई, देवरपल्ली के जजमेंट को या फिर विनूभाई के जजमेंट को? कमेंट करके बताइए आप किस जजमेंट को सपोर्ट कर रहे हो और क्यों। रीजन जरूर बताइएगा यार, तभी तो फिर आपके जुडिशियल माइंड का आकलन किया जाएगा, है ना। तो रीजन जरूर बताइएगा यार। ऑलराइट, तो एक बार देख लेना इस टॉपिक को। रीसेंट केस है इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।